चलिए आइए अब हम लोग और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस चैप्टर का। एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द टर्म जागीरदारी इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में जागीरदारी क्या होता है यह बताइए। अगर आप अपने शब्दों में आंसर लिख पाएंगे तो ठीक है, आप इसको समझ के अपने शब्दों में लिखिए। अगर अपने शब्दों में आपको अंग्रेजी लिखने में तकलीफ होती है तो आप पहले अंग्रेजी सीखिए। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देखिए, बहुत सारा वीडियोस है जो इंग्लिश सिखाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में आप अपने शब्दों में जब आंसर लिखेंगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। और अगर आप फिर भी नहीं कर पाए तो यहाँ जो आंसर लिखा है उसको याद कर लीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मनसबदार्स who were assigned the revenue of the tract of land जागीर were known as जागीरदार्स। अब देखिए, जो मनसबदार्स होते थे जिनको जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जो कि जागीर होता था, जिससे वह पैसा कमाए, ठीक है, वो जागीरदार होते थे। The जागीरदार used to collect the revenue from the tenants or cultivators residing with the tract of land or जागीर that he had been assigned by the emperor। अब जो महाराज होता था वो क्या करता था, वो जागीरदार को, मनसबदार को जमीन का टुकड़ा देता था जिसपे वो किसी और को देकर खेती करवाते थे। तो अब मान लीजिए आप मनसबदार हैं, ये जमीन आपका है, ठीक है, दिस इज योर लैंड। अब ये जमीन आप 10 लोगों को दे दिए, ठीक है। तो ये 10 लोग कौन हुए आपके? ये 10 लोग हो गए आपके टेनेंट्स, ठीक है, या कल्टीवेटर्स, क्योंकि ये 10 लोग मिलके यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो इनसे आप पैसा कमाते थे। अ जागीरदार वॉज नॉट सपोज टू कलेक्ट एनी अदर टैक्स और सेस इन एडिशन टू द लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब देखिए, जो जागीरदार था वो अलग से कोई टैक्स या सेस नहीं ले सकता था, ठीक है। सरकारी जो कर्मचारी थे, जो लोग थे, जो लैंड रेवेन्यू फिक्स किए थे कि आपको जमीन के लिए इतना पैसा मिलेगा, जागीरदार उतना पैसा ही लेते थे अपने टेनेंट से। इन अदर वर्ड्स, जागीरदार्स वर अंडर द फुलेस्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो जागीरदार होते थे उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता था महाराज का, या उस समय जो राज्य कर रहा है उसका। दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट जागीर्स वर बाय नेचर ट्रांसफरेबल। अब इसका सबूत इस चीजों से मिल सकता है कि जो जागीर है, जो जमीन का टुकड़ा है, जो जमीन दिया गया है मनसबदार को, वह किसी और को भी ट्रांसफर किया जा सकता था, किसी और को भी दिया जा सकता था। फर्दर, जागीरदारी वॉज नॉट अ हेरिडिटी पोस्ट। अब देखिए, जागीरदारी जो है ये हेरिडिटी पोस्ट नहीं है। मतलब अगर आपके बाप दादा जागीरदार हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी जागीरदार ही बने। There was no guarantee that a जागीरदार son would also be appointed as जागीरदार। ऐसा कहीं नहीं था कि जो जागीरदार का बेटा होगा वही जागीरदार बनेगा। Anyways, many changes took place in the जागीरदारी system throughout the Mughal rule। जब मुगल रूल हो रहा था, जब मुगल्स लोग राज कर रहे थे, तब उस समय जागीरदारी का जो तरीका था, सिस्टम था, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। What do you know about the decline of the Roman Empire? अब जो रोमन एम्पायर है उसका जो पतन हुआ, वह जो साम्राज्य खत्म हुआ, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? After the Pax Romana, the Roman Empire started to decline। अब देखिए, पैक्स रोमाना के बाद जो रोमन साम्राज्य है उसका पतन होना चालू हुआ। The reasons were political and economic and they had problems with foreigners। अब इसका कारण क्या था? यह राजनीतिक और आर्थिक कारण था इसका, साथ ही साथ उनका विदेशियों के साथ समस्याएं थी। आफ्टर द गार्ड किल्ड कॉम्यूडस दे सोल्ड पावर टू द हाईएस्ट बिडर। अब जब कॉम्यूडस का हत्या कर दिया गया तो जो सबसे ज्यादा बिडिंग किया उसको पावर दे दिया गया, सत्ता दे दी गई। दिस लेड टू कैओस एवरी टाइम अ लीडर डाइड। अब इसमें क्या होता था कि जब भी कोई नेता का मृत्यु होता था तो लोगों में झगड़ा होता था, ठीक है। अ लीडर बिकेम डिक्टेटर, ऑल लीडर्स बिकेम डिक्टेटर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल वर किल्ड बाय देयर गार्ड्स। अब देखिए, जितने भी नेता थे वो सब डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटरशिप मतलब वो जो बोलते थे वही होता था, वही मानना पड़ता था सबको, और लगभग सभी को उनके जो गार्ड्स होते थे वह मार देते थे।
The Roman Empire had 26 leaders in the next 50 years. अगले 50 साल में जो रोमन्स थे, जो रोमन साम्राज्य था, उसमें 26 नेता बने, 26 लीडर्स हुए. A leader has to pay his army well to keep them happy so that they would fend off invasions. अब देखिए, जो लीडर था उसको क्या करना पड़ता था, अपने आर्मी को, जो के सैनिक थे उनको पैसा देना पड़ता था, उनका ख्याल रखना पड़ता था, ताकि जब आक्रमण हो तो वो लोग उसके लिए लड़ाई करें. दिस लेड टू हाई टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन. तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया, बहुत चीजों का दाम बढ़ा, इन्फ्लेशन हुआ, बदलाव हुआ. बॉर्डर्स वर लेफ्ट ओपन एज रोमन्स फॉट अमंग देमसेल्व्स. अब जो रोमन्स थे वो खुद में ही लड़ते थे, इसलिए जो बॉर्डर था वहां पर कोई नहीं था, वह पूरा खुला जगह हो गया. जर्मैनिक ट्राइब्स इन्वेडेड, पर्शियन टुक रोमन लैंड्स एंड गॉल ट्राइड टू बिकेम इंडिपेंडेंट. अब देखिए, जो जर्मन के लोग थे, जर्मैनिक ट्राइब्स, वो लोग हमला किए. फिर पर्शियन लोग क्या किए, रोमन्स का जो जमीन था वो हथिया लिए, और जो गॉल थे वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने लगे. तो एक कारण नहीं था, बहुत सारे रीजंस हुए जिसकी वजह से जो रोमन साम्राज्य है वह ध्वस्त हो गया, उसका पतन हो गया. अब आगे देखिए, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत में फ्यूडलिज्म का क्या स्टेटस था. ठीक है, फ्यूडलिज्म के बारे में भी हम लोग काफी कुछ पढ़े हैं चैप्टर्स में, तो आशा करते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आए. अब देखिए, फ्यूडलिज्म की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्राचीन भारत में फ्यूडलिज्म अपीयर्स इन अ predominantly agrarian economy which is characterized by a class of landlords and a class of servile peasantries. अब देखिए, फ्यूडलिज्म कहां पर आया, अग्रेरियन इकोनॉमी, जहां वो अर्थव्यवस्था जहां पे खेती बाड़ी पर सब कुछ निर्भर हो. ठीक है, अब ये किसके हुआ, क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड अ क्लास ऑफ सर्विल पीजेंट्री. अब जो गुलाम किसान थे, ठीक है, उनके ऊपर कौन राज करता था, जो लॉर्ड था, जो उसका मालिक था वो. इन दिस सिस्टम द लैंडलॉर्ड एक्सट्रैक्ट सरप्लस थ्रू सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मेथड्स विच आर कॉल्ड एक्स्ट्रा इकोनॉमिक. अब फ्यूडलिज्म जो आपका तरीका था, सिस्टम था, उसमें जो लैंडलॉर्ड था, ठीक है, जो मालिक था, वो और ज्यादा पैसा कहां से लाता था, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तरीकों से, जिसको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कहा जाता है. The origin and growth of feudalism is to be sought in the land grants made to the Brahmanas from the 1st century AD onwards. अब देखिए, फ्यूडलिज्म का जो ओरिजिन है और जो ग्रोथ है, विकास है, वो कब से माना जाता है. ठीक है, जब जो ब्राह्मण को जमीन दिया गया था, ठीक है, 1st century AD के बाद. The number of land guarantees increased in the Gupta period and goes on increasing afterwards. अब देखिए, जो जमीन दिया जाता था वो गुप्ता पीरियड में बढ़ा और आगे और भी बढ़ता गया. The monastery of Nalanda owned 200 villages in the reign of हर्षवर्धना. जब हर्षवर्धना का राज था तो उस समय नालंदा का जो मोनास्ट्री क्या होता है, मोनास्ट्री होता है आश्रम, ईसाई मठ, उसमें 200 विलेज के वो लोग मालिक थे. ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स वर क्लियरली ग्रांटेड लैंड रेवेन्यूज नॉट इन ल्यू ऑफ सर्विस बट फॉर स्पिरिचुअल सर्विस. अब जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको मंदिर दिया गया, उनको जो जमीन दिया गया वो इसलिए नहीं कि वो कोई सेवा दिए थे, वो इसलिए क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल सेवा, वो लोग भगवान की पूजा पाठ करते थे. और जो ब्राह्मण था उनका जो औहदा था वो बहुत ही उच्च था. They were allowed the fiscal rights and maintenance of law and order. अब देखिए, उनको फिजिकल राइट्स दिया गया, ठीक है, और जो लॉ ऑर्डर है वो मेंटेन करने का मौका दिया गया. Huan-Sang suggests that high officers of the state were paid the land grants in lieu of cash remuneration, but such grants are defecting because of the perishable nature of the material on which those were recorded. अब जो Huan-Sang थे वो ये सजेस्ट किए कि जो उच्च लेवल के ऑफिसर्स थे स्टेट के, उनको जमीन दे दिया जाए.
कैश एम्युनिशन की जगह, पैसे की जगह ज़मीन दे दिया जाए। लेकिन ये जो ग्रांट दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था, वो सही भी नहीं था, क्योंकि उससे क्या होता था कि जो मटेरियल का पेरिशेबल नेचर था, ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, बट सच ग्रांट्स आर डिफेक्टिंग बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच दोज वर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब डिफेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसमें दोष था छोड़कर। ठीक है, द लैंड वॉज कॉमनली ग्रांटेड assigned by the rulers with rights of varying degrees to Brahmins and religious institution, to vessels for military service, to members of the clan or family and even to officers. अब जो जमीन दिया जाता था वो कौन देता था? रूलर देता था। कैसे? कुछ ब्राह्मण को दिया जाता था, कुछ धार्मिक इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके लिए दिया जाता था, कुछ वैसेस को दिया जाता था जो मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, जो राजा से संबंधित है उनको दिया जाता था जमीन, और कुछ अधिकारियों को, ऑफिसर्स को भी जमीन दिया जाता था। Thus, there developed a great variety of interest and right over land claimed by the various grades of intermediaries. अब देखिए इससे क्या हुआ कि जमीन के ऊपर हक और रुचि ये काफी बढ़ा लोगों का, ठीक है, और अलग अलग लेवल पे लोग जमीन की मांग करते थे। The process of creating a class of landlords spread unevenly over the country. अब देखिए जो क्लास, औहदे का, दर्जा की बात आई लैंडलॉर्ड्स का, उससे ये पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ। The practice first appeared in Maharashtra around the beginning of the Christian era. अब ये जो हुआ कि लोगों को जाति के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से बांटा जाएगा, ये महाराष्ट्र में पहले देखा गया जब क्रिश्चियन समाज का प्रारंभ देखा गया। ठीक है, अब देखिए आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं, यहां पे मैं आपको जो समझा रहा हूं आप समझिए। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इन द अरब सिविलाइजेशन? अरब सभ्यता में जो समाज का स्ट्रक्चर था, किस तरह का समाज था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? Within less than 100 years, the first Arabian Empire had gained control over the northern Africa, the Middle East and Spain. 100 साल से कम के समय में ही जो सबसे पहला अरेबियन साम्राज्य था, उसका राज नॉर्थर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और स्पेन में हो गया था। 800 years later, Muslim power had expanded to the Gulf of Bengal. 800 साल बाद जो मुसलमानों का ताकत था वह गल्फ ऑफ बंगाल तक फैला। It is obvious that the resources of Arabia were insufficient to control such a vast territory. अब ये ऑब्वियस था कि जो संसाधन अरेबिया के पास था वो इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए, इतना बड़ा साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए पूरा नहीं था। अदर नेशंस हैड टू बी एनलिस्टेड फॉर द टास्क। अब जो दूसरे राष्ट्र थे उनको भी इस काम के लिए लिया जाने लगा। द मेथड्स ऑफ टू ब्रिंग अदर्स टू सर्व द नीड्स ऑफ द एम्पायर्स वैरिड। अब देखिए दूसरों को जो शामिल किया गया ताकि जो राज है उसका क्या जरूरत है उसको पूरा कर किया जा सके, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से था। स्लेवरी वॉज वाइड स्प्रेड एंड सप्लाइड पर्टिकुलरली सेलर्स टू द नेवीज। अब देखिए स्लेवरी क्या होता था? गुलामी। बहुत लोग उस समय गुलाम बन गए, ठीक है। अब ये बहुत फैला, ठीक है, खासकर नेवी जो होता था उस क्षेत्र में, सेलर्स पे। ऑन लैंड द यूज ऑफ स्लेव्स एज सोल्जर्स हैड इट डेंजर्स। Several slave generals established themselves as independent Muslim rulers, particularly in the remote African provinces. And in 1250, the Mamluk dynasty of ex-slaves began its rule over the empire from Egypt to Syria that lasted for more than 250 years. अब देखिए जमीनी स्तर पर जो गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था सैनिक के रूप में, उसका अपना एक खतरा था। अब बहुत सारे गुलाम लोग क्या करते थे, वो लोग अपना एक इंडिपेंडेंट बना लेते थे खुद का राज, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स का, खासकर जो रिमोट अफ्रीकन एरिया था, ठीक है। और बता रहा है कि 1250 में, सन 1250 में जो ममलुक डायनेस्टी था, ठीक है, एक्स स्लेव मतलब वह गुलाम जो अब गुलाम नहीं रहे, वो लोग क्या किए, इजिप्ट से सीरिया तक उनका साम्राज्य वो लोग फैलाए, ठीक है, जो लगभग 250 साल तक चला। The system of Islam embraces more than religious practice. It is a system to structure the society. अब देखिए इस्लाम जो धर्म है
ठीक है। ये जो धार्मिक इसका जो कार्य है, जिस तरह से ये धर्म चलता है, उसका समाज में एक अपना ही सिस्टम है, एक अपना ही तरीका है। इस्लामिक लॉ, जिसको शरिया लॉ भी कहा जाता है, regulates the rights and duties of the individual and the various groups of society. इस्लामिक लॉ या शरिया लॉ ये एक व्यक्ति का, ठीक है, या समाज में जो बहुत सारे लोग हैं उनका क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, उनको क्या करना है, क्या हक है उनको, इसके बारे में बताता है। As in all other religion, the interpretation of the Islamic scripture and the associated law changes with the circumstances. और दूसरे जो धर्म है उसमें जो ये जो इस्लामिक स्क्रिप्चर है, ठीक है, जो लॉ, सब धर्म का अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से सबका अपना कानून है, अपना नियम है, रस्मो रिवाज है। एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन आर वेल नोन इन आवर प्रेजेंट डेज। अब देखिए, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन है वो आज हमारे दुनिया में हम लोग देख पा रहे हैं। लेस वेल नोन is the degree to which the fundamental tenet of Islam to provide for the poor and abstain from greed has been and continues to the major factor in Islamic life. अब देखिए, जो इस्लाम का मूल है वो ये है कि जो गरीब है उनकी सहायता करो, जो आपके मन में जो लोभ आता है, जो आप लालची बनते हैं, उससे दूर रहिए आप। साथ ही यही सब चीज़, सबकी भलाई करिए, अच्छे से रहिए, ये सब जो इस्लामिक लाइफ है इसके मूल कारक हैं। ऑल मुस्लिम एम्पायर सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नोन एज मदरसास, टर्किश मदरसीज, वेयर एजुकेशन वॉज फ्री एंड स्टूडेंट्स रिसीव फ्री बोर्ड, लॉजिंग एंड मेडिकल केयर एंड द रनिंग कॉस्ट वर बोर्न बाय द प्रिंस एंड वेल्दी फैमिलीज। अब देखिए, जितने भी मुस्लिम साम्राज्य हुए, ये लोग पढ़ाई लिखाई के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए उसको मदरसा कहा जाता है, टर्किश मदरसीज, जहाँ पर पढ़ाई मुफ्त है। बच्चों को जो पढ़ते हैं लोग उनको फ्री में बोर्ड दिया जाता है, रहने का फैसिलिटी दिया जाता है, मेडिकल केयर दिया जाता है, और ये सब करने का जो भी खर्च होता है वो राजकुमार, राजा या जो अमीर परिवार हैं वो लोग इसका खर्च उठाते हैं। इस्लामिक मॉस्क वर एंड स्टिल are large social service centers that often include homes for the elderly, hospital and orphanages. अब देखिए, इस्लामिक जो मॉस्क होते हैं, मॉस्क क्या होता है? मॉस्क होता है मस्जिद। वो आज भी बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो सेवाएं हैं समाज के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए यहाँ पे रहने की सुविधा है, यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पे अनाथालय है। During the 15th century, the Great Mosque in Adrian, built under the reign of the Ottoman Sultan Bayezid II, was the largest social service building of the world. It offered free medical treatment and food services for the poor and operated a madrasa and a medical college. अब जब 15th century था तब एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महान जो मस्जिद था, ठीक है, कहाँ पर? एड्रिन, यहाँ पर बनाया गया था। किसका राज था उस समय? ऑटोमन सुल्तान बैजिद II का, ठीक है। ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सेवा का इमारत है, बिल्डिंग बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे लोगों को मुफ्त में मेडिकल ट्रीटमेंट, खाने की सेवाएं गरीबों को दी जाती हैं। मदरसा है यहाँ पे और एक मेडिकल कॉलेज भी है। Social responsibility was also the basis for commercial transaction and remains the foundation of Islamic banking today. अब देखिए, सामाजिक जो आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो भी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं इस्लामिक बैंकिंग में आज भी ये है, ठीक है। The profit made on the transaction has to be spelled out in the contract and the charging of interest is forbidden under Sharia law. अब देखिए, जो ट्रांजैक्शन से जो लाभ हुआ वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में देना पड़ेगा और शरिया लॉ के अनुसार आप किसी से ब्याज नहीं ले सकते, आप इंटरेस्ट पे ना पैसा दे सकते हैं, ठीक है, ना आपको पैसा लेना चाहिए। ये लोग इसको हराम की कमाई कहते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इकोनॉमी इन द मिडीवल इंडिया? मध्यकालीन भारत में जो अर्थशास्त्र थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसका स्थिति कैसा था?
On the whole, the economic condition of the country was good. With the rise of Islam in Arabia, Indian foreign trade had again started growing. अब अगर पूरी तरह से देखें मध्यकालीन भारत का जो युग था उस समय का, तो जो आर्थिक स्थिति थी भारत की वह अच्छा था, क्योंकि इस समय अरेबिया में इस्लाम धर्म का विकास हो रहा था और जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है, भारतीयों का विदेशियों के साथ जो व्यापार था वह फिर से विकास करने लगा, बढ़ने लगा. द अरब एम्पायर comprised many such areas where gold was extracted from the mines. अब देखिए जो अरब साम्राज्य था, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जो माइंस है खुदाई करके सोना निकाला गया. The Arab travelers came to the western coastal regions of India and wrote about the prosperity in these regions. अब जो अरब ट्रैवलर्स थे, जो लोग घूमते थे, वो लोग किधर आए? भारत के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, और वो लोग लिखे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सफलता है, बहुत यहाँ पे विकास का जगह है. द फॉरेन ट्रेड बेनिफिटेड द रीजन्स ऑफ मालवा एंड गुजरात मोस्ट. अब जो फॉरेन ट्रेड था, विदेशी व्यापार था, वो कहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद हुआ? मालवा और गुजरात में. ये दोनों ही भारत में जगहों के नाम है. इन मालवा न्यू सिटीज लाइक चंपानगर ग्रू अप. मालवा में नए शहर बने जैसे चंपानगर, इन लोगों का बहुत विकास हुआ. On the other hand, the internal trade was not very prosperous due to the several factors. दूसरी तरफ में जो आपसी व्यापार था वो बहुत ज्यादा फल फूल नहीं रहा था और उसके कई कारण थे. The forest tribes and some plundering tribes used to loot the traders, because of which the traders often proceeded in caravans और under military security. अब देखिए जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थे, या आप कह सकते हैं जो प्लंडरिंग ट्राइब्स, वो लोग क्या करते थे? व्यापारियों को लूट लेते थे, ठीक है, जिससे उनको व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई होती थी. और तो जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे? या तो कारवां में जाते थे या तो मिलिट्री सिक्योरिटी लेके जाते थे व्यापार करने समय. देयर वर नो ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, नदियों के ऊपर कोई ब्रिज नहीं था. रोड्स एंड ट्रेड रूट्स वर डिस्टरप्टेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब बारिश का जब सीजन होता था, मौसम होता था, तब रास्तों पर व्यापार का जो रूट था, आने जाने का जो रास्ता था, वहां पर कठिनाइयां होती थी. ट्रेड गिल्ड्स हैड बिकम वीक. व्यापार काफी कमजोर पड़ता गया. द सेल्फ सफिशिएंसी इन द विलेजेस वाज ऑन द इंक्रीज व्हिच लेड टू डिक्लाइन इन ट्रेड. अब देखिए गांव में ही सेल्फ सफिशिएंसी ये बढ़ रहा था, ठीक है, लोग खुद पर निर्भर हो रहे थे, तो क्या हुआ? व्यापार कम होने लगा. एग्रीकल्चर वॉज इन गुड कंडीशन. खेती बाड़ी जो थी वो अच्छे अवस्था में थी. मैनी अरब ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडिया हैव स्पोकन टू द फर्टिलिटी ऑफ इंडियन सॉइल एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स फार्मर्स, बट देयर वॉज ग्रेट डिस्पैरिटी इन द कंट्रीज इकोनॉमी. अब देखिए बहुत जो अरब से आए थे लोग घूमने फिरने भारत में, वो बोलते हैं कि भारतीय जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ थी, ठीक है, और यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो किसान है, वो उनमें बहुत क्षमता है. लेकिन इससे भी जो देश का जो अर्थव्यवस्था था, अर्थशास्त्र, इसमें बहुत ही ये अलग था उससे. द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स लेड टू द राइज ऑफ अ क्लास विच कैन बी कॉल्ड एज लैंडलॉर्ड्स. अब ये जो तरीका हुआ कि लोग अपना जमीन किसी और को दे देते थे खेती करने के लिए, ठीक है, तो वो लोग जिनका जमीन होता था उनको लैंडलॉर्ड्स, जमीन का मालिक कहा जाने लगा. चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द रिलीजन ऑफ सिखिज्म. अब जो सिखिज्म धर्म है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताने बोल रहा है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में. Sikhism, the youngest of the world's religions, is barely 500 years old. अब सिखिज्म जो कि विश्व में जितने भी धर्म हैं उसमें सबसे नया है, ठीक है, और इसका इतिहास लगभग ये कब हुआ था? 500 years old. 500 years, 500 साल पहले ही सिखिज्म आया. Its founder गुरु नानक was born in 1469. अब इसके जो फाउंडर थे, इनकी ये धर्म कौन लाए? गुरु नानक जी. इनका जन्म कब है? 1469. गुरु नानक spread a simple message of
एक ओंकार, वी आर ऑल वन, क्रिएटेड बाय वन क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशन। अब गुरु नानक जी का एक बहुत ही सिंपल मैसेज था, साधारण संदेश था। एक ओंकार, इसका मतलब क्या होता है? हम सब एक हैं, हम लोग को एक ही भगवान बनाए हैं। दिस वॉज एट द टाइम व्हेन इंडिया वॉज बीइंग torn अपार्ट बाय कास्ट, सेक्रेटरिज्म, रिलीजियस फैक्शंस एंड फैंटेसिज्म। अब ये वह दौर था जब भारत को अलग अलग जाति धर्म में बांटा गया था। यहाँ पे बहुत सारे समुदाय हो गए थे, बहुत सारे धर्म हो गए थे। ठीक है, अब देखिए कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति। ठीक है, सेक्रेटेरियनिज्म का मतलब होता है संप्रदाय। ठीक है, रिलीजियस फैक्शन का मतलब होता है सब धार्मिक गुट बन गए थे, ग्रुप्स हो गए थे। फिर फैनाटिज्म होता है कट्टर लोग। ठीक है, ही अलाइंड विथ नो रिलीजन एंड रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। वह किसी भी धर्म के संग जुड़े नहीं और जो धर्म थे सबका वह सम्मान करते थे। He expressed the reality that there is one God and many paths, and the name of the God is Truth, सतनाम। अब देखिए, वह इस सच्चाई पे बात करते थे कि भगवान एक है और बहुत सारे तरीके हैं उसको मानने का, और जो भगवान है वो क्या है? वह सच्चाई है, सच्चाई भगवान है, जिसको सिखिज्म में, सिख धर्म में सतनाम बोला जाता है। Guru Nanak's Hindu and Muslim followers began to be called Sikhs, learners. अब गुरु नानक के जो हिंदू और मुस्लिम फॉलोअर्स हुए उनको सिख कहा जाता है। सिख का मतलब लर्नर होता है। He taught them to bow only before God and to link themselves to the Guru, the light of truth, who lives always in direct consciousness of God, experiencing no separation. गुरु नानक जी यह कहते थे कि लोगों को यह सिखाए कि आपको सिर्फ अपने भगवान के सामने सर झुकाना है और जो आपके गुरु हैं उनसे आपको जुड़ के रखना है, क्योंकि आपके गुरु ही आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे। और वो ये कहते थे कि जो गुरु होते हैं वो हमेशा भगवान के राह पर चलते हैं और वहां पर कोई सेपरेशन नहीं है, अलगाव नहीं है। Through words and examples, the Guru demonstrates to followers how to experience God within themselves, bringing them from darkness into light. अब जो गुरु होते थे वो शब्दों से, उदाहरण से, कहानियों से अपने भक्तों को, जो लोग उनको फॉलो करते थे, उनको बताते थे कि आप अब खुद में कैसे भगवान को ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अंधकार से रोशनी में आ सकते हैं। गुरु नानक वॉज अ हम्बल बियरर ऑफ दिस लाइट ऑफ ट्रूथ। अब गुरु नानक जो थे, यह जो सच्चाई की जो रोशनी है वह फैलाते थे, वह लोगों तक पहुंचाते थे। He opposed superstitions, rituals, social inequality and injustice, renunciation and hypocrisy, and inspired seekers by singing divine songs which stirs the heart of the most callous listeners. वो अंधविश्वास से, रस्मो रिवाज से, जो सामाजिक इनइक्वालिटी था, लोगों के बीच में पक्षपात था, जो इनजस्टिस था, ये सब चीज़ से, हिपोक्रेसी, सब चीज़ से वह खिलाफ थे। वह अपने भक्तों को, जो लोग सिख धर्म को मानते थे, उनको गाने सुनाते थे, जिनसे वह जो लिसनर थे वह गाना उनके हृदय तक पहुंचता था और वो बहुत मोहक होते थे। These songs were recorded and formed the beginnings of Sikh sacred writings, later to become the Sikh Guru Granth Sahib. अब ये जो गाने होते थे इनको रिकॉर्ड किया जाता था, बाद में जो सिख धर्म का जो पवित्र लेखनी बना वह इससे बना और इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जाना जाता है। ये किताब अगर आप लेंगे तो इसमें सिख धर्म के बारे में आपको जानने मिलेगा और इसमें बहुत सारे गाने मिलेंगे आपको।